जिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ये मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान विषय के तहत आ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अधिगम का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। तकनीकी त्रुटियों के कारण वीडियो पूर्ण नहीं हो पाया, तो आज उसको पूर्ण करते हैं और आगे हम पढ़ते हैं अधिगम की प्रकृति और विशेषता क्या है। देखिए, अधिगम प्रकृति और उसकी विशेषता को जानने के लिए सबसे पहला जो बिंदु है वो है कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। सीखना क्या है? मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। जब भी कोई बालक इस धरती पर पैदा होता है तो सीखने के लिए सिखाया नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर ऐसी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिनके सहारे वह सीखना प्रारंभ कर देता है। ईश्वर उसे कुछ इंद्रियां, कुछ कर्मेंद्रियां प्रदान करता है और उन्हीं इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सहारे बालक नित नया सीखता रहता है। तो यह एक प्रकार की जन्मजात शक्ति होती है जो जन्म से ही बालक को मिलती है। दूसरी विशेषता क्या कहती है कि सीखना प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। सीखना प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के ही तहत चलती है। मतलब आप समाज में जब परिवार में पैदा होते हैं और परिवार में ही रहकर कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो उन्हीं को नाम दे दिया गया प्रक्रिया। प्रक्रिया के तहत आप सीखते हैं और सीखने का कुछ परिणाम भी आपको मिलता है, तो परिणाम हो गया कि सीखने के पश्चात का कुछ परिणाम भी मिलता है। तो सीखना एक बृहद प्रक्रिया है, लघु प्रक्रिया नहीं है, एक बृहद प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में हमें कुछ उसके परिणाम भी मिलते हैं। कुछ संतोषजनक परिणाम मिलते हैं और कुछ असंतोषजनक परिणाम मिलते हैं। जब हम पढ़ाएंगे आपको अधिगम थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो उस सिद्धांत में हम आपको बताएंगे कि संतोष की प्राप्ति पर भी बालक का अधिगम बढ़ता है और असंतोष की प्राप्ति पर भी अधिगम बढ़ता है। वो अगली कक्षा में आपको हम बताएंगे, लेकिन आज सिर्फ क्योंकि हमें पढ़ना है प्रकृति और विशेषता, तो उसके तहत हम ये जान लें कि अधिगम एक बृहद प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का एक परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगली विशेषता कि सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य उसमें निहित होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, जब भी हम कोई अधिगम करते हैं, कुछ सीखते हैं, के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है। हम पढ़ते हैं, पढ़ना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, पेन पकड़ना सीखते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है कि हमको लिखना आ जाए, लिपि आ जाए। ठीक है, हम बोलना सीखते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि हम भाषाई हो जाएं। समझ रहे हैं? हम किसी वस्तु को छूते हैं, हमें ठंडे का अनुभव होता है, हम ठंडा का, कौन सी वस्तु ठंडी है उसको सीख पाते हैं, कौन सी वस्तु गर्म है उसको सीख पाते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ आप जीवन में सीखेंगे, यहाँ तक कि आप समाज में अगर पंचर भी बना रहे हैं, पंचर बनाना सीख रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या छुपा हो कि इससे हमारी आजीविका पूर्ण होगी। हम पढ़ते हैं तो एक उद्देश्य छुपा होता है कि इसके पीछे हमको हमारी रोजी रोटी तय होगी, हमको नौकरी मिलेगी, हमारी आजीविका चलेगी, हमारी गृहस्थी चलेगी, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। तो हर एक सीखने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अब जैसे हम ही लोगों को देख लीजिए, अभी तक इस पूरे महाविद्यालय में ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था नहीं थी। प्रबंधक जी की अनुकंपा से ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर प्रत्येक शिक्षक
अपना पीपीटी विषय का बना रहा है, सीख रहा है। अब ये बात अलग है कि हमने पहले सीख लिया, थोड़ा उन लोगों से अधिक सीख लिया, तो आज की डेट में हम उनको सिखा रहे हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? बृहद उद्देश्य है कि विद्यालय का नाम न केवल अपने जिले में, बल्कि प्रदेश में, बल्कि संपूर्ण भारत में, समझिए पूरे विश्व में इसका नाम हो, इसकी ख्याति हो, यूट्यूब पे डाला जाए, फेसबुक पे डाला जाए, इंस्टाग्राम पे डाला जाए। उद्देश्य छुपा हुआ है ना। हमने सीखा, लेकिन सीखने के पीछे उद्देश्य क्या है कि अपने विद्यालय के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो बहुत विद्वान हैं, बहुत उनके अंदर क्षमताएं हैं, जो क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आवागमन की सुविधा, संसाधनों की सुविधा अभाव है। ठीक, तो अगर इस प्रक्रिया के तहत हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो जन जन तक शिक्षा आसानी से पहुंच सकती, क्योंकि आज के समय में सबके हाथ में संचार का यह माध्यम मोबाइल है, और मोबाइल है तो इंटरनेट है, इंटरनेट है तो यूट्यूब है, यूट्यूब है तो सारी एजुकेशन आपके मोबाइल में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो हमने भी सीखना प्रारंभ किया और उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा हुआ है। ठीक है, अगली विशेषता हम ध्यान देते हैं। अगली विशेषता क्या कहती है कि सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। कल ही हमने, परसों की कक्षा में हमने इस चीज पर चर्चा किया था कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और हमने ये भी बताया था कि जन्म के पूर्व महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण मैंने दिया था कि माँ के गर्भ में ही उसने व्यूह को भेदना सीख लिया था, व्यूह में प्रवेश करना उसने गर्भ में ही सीख लिया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि गर्भावस्था से ही सीखना प्रारंभ होता है, और तब तक व्यक्ति सीखता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो इसलिए कह सकते हैं कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगली क्या विशेषता है? इस विशेषता को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्यों कह रहे हैं वो अभी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम समझ ही नहीं पाते कि अधिगम की प्रक्रिया है क्या। कुछ लोगों को अधिगम जबरदस्ती कराया जाता है ना। उन सभी लोगों को मैं इस चीज का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप पहले उस चीज को समझिए कि अधिगम कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहां तक होता है। तो इस प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया में 4 तत्व होते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। हम उन तत्वों का आपको एक एक करके नाम बताते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि भाई अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किन 4 तत्वों से बनी है। ठीक है, पहला जो तत्व है वो होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। दूसरा तत्व है अनुक्रिया। दूसरा तत्व अनुक्रिया। तीसरा तत्व है बोध। तीसरा तत्व बोध। और चौथा तत्व है ज्ञान। क्या हो गया? ज्ञान। हमें पहुंचना कहाँ है? ज्ञान पर पहुंचना है। पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो ये सभी बालक इस चीज को ध्यान पूर्वक सुन लें और समझ लें कि ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? इच्छा उत्पन्न होगी। किसी कार्य को करने की जब तक आपके अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और इच्छा को हम बहुत सारे शब्दों के साथ जो है उसका पर्याय शब्द है। इच्छा को हम जो है उत्सुकता कह सकते हैं, कौतूहल कह सकते हैं, ललक कह सकते हैं, जिज्ञासा कह सकते हैं, मन में उठा हुआ तरंग कह सकते हैं, है ना। जब किसी विषय वस्तु के प्रति हमारे अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता, कौतूहल, ललक, ठीक है, या मन जब तरंगित होता है तभी हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं।
जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। हमसे वो कार्य ब्रह्मा भी नहीं करवा सकते अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है तो, है ना। अगर हम खाने की कोई वस्तु आपको दें कि बेटा इसको खा लो, ठीक, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो क्या आप उसको खाओगे? किसी कीमत पर नहीं खाओगे। इच्छा का होना जरूरी है। हम आपसे कहें कि बेटा पढ़ लो, तो क्या आप पढ़ोगे? इच्छा नहीं होगी तो नहीं पढ़ोगे, और इच्छा होगी तो जरूर पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए इच्छा का होना अति आवश्यक है। अच्छा, इच्छा के परिणाम स्वरूप, इच्छा के परिणाम स्वरूप अगर हमारी इच्छा है किसी कार्य को करने की, इच्छा ने कहा कि नहीं इस चीज को करना चाहिए, तो हम अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। मतलब कि उस वस्तु को करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस कार्य को हम सोचे, जिसके बारे में हमारी इच्छा जन्म ली, हम उस कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, जैसे ही कार्य को हमने किया, अभी एक उदाहरण भी बताएंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमने अनुक्रिया किया, ठीक, तो हमें उस विषय वस्तु या उस क्रिया से कुछ बोध होता है। क्या होता है? कुछ बोध होता है, कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त होती है ना। तो हमें बोध की प्राप्ति हुई। अनुक्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें बोध की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? और बोध का जब हम भविष्य में, बोध का जब हम भविष्य में उपयोग करते हैं, हमें बोध हुआ और बोध के परिणाम से बोध को हमने धारण कर लिया अपने मन मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में, अपने बुद्धि में, अपने विवेक में, और भविष्य में जब उसी बोध को हमने क्या किया? पुनरावृत्ति की कि अरे भाई हमने उस कार्य को किया था, हमको ये सीख मिली थी, तो ये कहलाता है ज्ञान। क्या कहलाता है? ये बोध हमारा ज्ञान में तब्दील हो जाता है। ठीक है, छोटा सा उदाहरण समझिए कि जैसे किसी जलते हुए दीपक को देख कोई बालक के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती कि भाई ये चमकीली वस्तु क्या है। तो एक नवजात शिशु है जो अभी घुटनों के बल रेंग रहा है, ठीक, तो उसके मन में इच्छा होगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि भाई ये क्या है ना। जलते हुए दीपक को देख करके उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा के परिणाम स्वरूप वो क्या करेगा? गति करेगा, अनुक्रिया करेगा, वो वहां तक चलकर जाएगा ना। तो ये अनुक्रिया कहलाती है। चलकर जाना, उस दीपक तक चलकर जाना अनुक्रिया कहलाती है। ठीक, और दीपक को पकड़ लेना, क्योंकि इच्छा है उसको प्राप्त करने की, तो दीपक को पकड़ेगा तो जलने का उसको बोध होगा, क्योंकि आग है, छुएगा तो जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तो बालक को जलने का बोध हुआ ना। और फिर अगले दिन फिर उसने दीपक को देखा, तो क्या हुआ? दीपक को जाएगा छूने, क्योंकि कल जो बीत गया उस कल में वो जल गया था, है ना। तो बालक को यह ज्ञान प्राप्त हो गया चौथे स्तर पर कि जलते हुए दीपक को भैया कल छुए थे, आज नहीं छुएंगे नहीं फिर जल जाएंगे। ये कहलाता है बालक का ज्ञान। बोध जो है जब उसका आपने भविष्य में प्रयोग किया तो वो ज्ञान में तब्दील हो गया। ठीक है, तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वह इन 4 बिंदुओं से होकर गुजरती है। अधिगम के ये 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो जब भी वीडियो YouTube पर डाउनलोड हो तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, इसको फिर से आप बताइए, तो हम पुनः उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगली विशेषता क्या है कि अधिगम सीखना क्रमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक मतलब स्टेप टू स्टेप। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, छत पे जाते हैं ना, तो पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दूसरी पे चढ़ते हैं, तीसरी, अचानक थोड़ी हमारा छत पे हम कूद के पहुंच जाते हैं, हमको स्टेप टू स्टेप चढ़ना पड़ता है ना। उसी प्रकार से जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में क्रमिक रूप से उसको करते हैं। ठीक है,
में हर स्टेप का हमको ध्यान देना पड़ता है। और अगर हमने क्रम को गड़बड़ कर दिया, जैसे पाठ बहुत बड़ा है या आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और उसको आपने क्रमिक रूप में नहीं किया, जैसे मान लीजिए आप घर में खाना ही बनाते होंगे, तो खाने का एक क्रम होता है ना, कि आपने दाल को धुला, फिर जो है उसको कुकर में डाला, पानी डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, ढक्कन बंद किया, ये क्रमिक है ना। तो उस क्रमिकता को अगर हम कहीं इधर उधर कर देंगे, दाल बन जाए उसके बाद नमक डालिए, दाल बन जाए उसके बाद हल्दी डालिए, तो उसमें फिर मजा नहीं आता। तो किसी भी कार्य को करिए तो उसमें क्रमिक स्टेप टू स्टेप ऊपर की तरफ आप बढ़ते जाइए, तो आपका अधिगम निश्चित तौर पर होगा। अगली विशेषता क्या कहती है? अगली विशेषता कहती है कि सीखना वंशानुक्रम और पर्यावरण, सीखना वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, और पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन दोनों ही विषय वस्तुओं का अधिगम पर अधिकतम जो है क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अधिगम पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि वंशानुक्रम, देखिए माता पिता से कुछ गुण हमें प्राप्त होते हैं और उन्हीं गुणों के सहारे हमारा अधिगम होता है। तो माता पिता के जीन्स अगर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीन्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो जीन्स का प्रभाव बालक पर पड़ता है और वो बालक के गुणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अगर माता पिता के जीन्स अच्छे हैं तो बालक के गुणों का निर्धारण अच्छा होगा, ठीक है। तो वंशानुक्रम भी सीखने को प्रभावित कर रहा है। दूसरी चीज पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण अगर अच्छा है, ठीक, हमारे घर का माहौल अच्छा है, हमारे विद्यालय का माहौल अच्छा है, हमारे समाज का माहौल अच्छा है, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम अच्छा होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही चीजें गड़बड़ हों, समझ रहे हैं, दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाए, तो बालक का अधिगम जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाए। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइए अगली विशेषता देखते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अधिगम में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है, ठीक। अभिप्रेरणा एक प्रकार की ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो कार्य करने की गति को बढ़ा देती है। अभिप्रेरणा क्या है? बालक के अंदर कार्य करने की गति को बढ़ा देती है, ठीक। माता पिता, गुरुजन बालक को अभिप्रेरित करते हैं कि बेटा, जैसे मान लीजिए आप के माता पिता ने कभी न कभी इस चीज़ को कहा होगा, आप बीएड बीटीसी के स्टूडेंट हैं, तो माता पिता ने कहा होगा कि देखो फलाने का बच्चा बीटीसी करके प्राइमरी में शिक्षक हो गया, फलाने का बच्चा बीएड करके प्राइमरी में शिक्षक हो गया। तो यह जो बात है यह आपके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करती है। हम किसी महापुरुष के गुणों के बारे में बताएं, महापुरुष के जीवनी के बारे में बताएं, तो बालक को वहाँ से भी अभिप्रेरणा मिलती है। कोई कथा, कहानी, कविता, दोहा, चौपाई, सोठा, छंद, कुछ भी बालक को अगर हम सिखा रहे हैं तो बालक उस विषय वस्तु से अभिप्रेरित होने का कार्य करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अभिप्रेरणा आंतरिक भी होती है। हमने समाज में कोई घटना घटित होते हुए देखी और हमारे अंतर्मन ने कहा कि यार हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमने अपने ही अंतर्मन से कहा कि यार देखो उसने चोरी की थी इसलिए वो जेल काट रहा है, हम कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेंगे। तो वहां से भी हमको अभिप्रेरणा मिली, ठीक है। समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है
कोई बेहतर कार्य कर रहा है और निरंतर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो हमारा अंतर्मन हमको झकझोरता है और कहता है कि हम भी मेहनत करें और हम भी आगे बढ़ें। तो अभिप्रेरणा बाह्य और आंतरिक दोनों हो सकती है, जो आपके अधिगम को प्रभावित करती हैं। आप जितना अधिक अभिप्रेरित होंगे, इससे बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा, उतना ही आपका अधिगम तीव्र गति से होता रहेगा। ठीक है। अगली विशेषता कि अधिगम में संतोष और संतुष्टि का बड़ा महत्व होता है। हमने अभी आपसे कहा परिणाम। देखिए यहां पर हमने परिणाम में कहा था कि प्रभाव का नियम, जब हम थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियमों को पढ़ाएंगे और उसमें प्रभाव का नियम पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि परिणाम से भी अधिगम परिवर्तित होता है। बालक को जब बालक कोई कार्य कर रहा है, ठीक, तो कार्य के परिणाम स्वरूप अगर कार्य करने में वो सफल हो गया, तो उसे संतोष की प्राप्ति होगी, संतुष्टि की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? संतोष की प्राप्ति होगी और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ठीक, तो बालक का अधिगम बढ़ जाएगा। आप कोई कार्य को कर रहे हो, जैसे पापा ने कहा कि बेटा 1 कप चाय बना लो, और जिंदगी में आपने कभी चाय नहीं बनाई और प्रथम प्रयास में आपने चाय बनाई और पिताजी चाय पीते के बहुत अच्छी चाय बनाई आपने, तो आपको संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? संतोष। आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी। और जब दोबारा आप चाय बनाओगे तो और अच्छे से बनाओगे। मतलब अधिगम जब आपका दोबारा होगा तो और अच्छा होगा। समझ रहे हैं? तो संतोष और संतुष्टि से आपका अधिगम और तीव्र हो जाता है। यह अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके पश्चात अधिगम की प्रक्रिया में जो अगली विशेषता कहती है कि अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का बड़ा महत्व होता है। अभी जब हमने आपको बताया 4 तत्व हमने आपको बताए थे, तो एक तत्व उसमें था बोध। क्या था? बोध। बोध क्या हुआ? आपने कोई कार्य किया, आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, आप इच्छा से अभिप्रेरित होकर के आपने अनुक्रिया की। अनुक्रिया के करने के पश्चात आपको उस विषय वस्तु के बारे में बोध हुआ। ठीक, और बोध का जब भविष्य में आप उपयोग करते हैं तो वो बदल जाता है ज्ञान में। किसमें बदल जाता है? ज्ञान में बदल जाता है। हमने बताया आपको ना कि वो ज्ञान में बदल जाता है। कब? जब आप भविष्य में उस बोध का प्रयोग करते हैं। बोध का जब भविष्य में प्रयोग करते हैं तो वो ज्ञान में बदल जाता है। ठीक, वही चीज यहां पर भी है कि सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का बड़ा महत्व होता है। आप भूतकाल में आपने जितनी भी अनुक्रिया की थी, उन अनुक्रियाओं से आपको कुछ अनुभव प्राप्त हुए कि नहीं हुए? और भविष्य में जब आप कोई अनुक्रिया करते हैं, कोई अधिगम करते हैं, तो अपने पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कि भैया हमने इस तरह का कार्य किया था और ये परिणाम मिला था। ठीक है, तो चलो आज थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, या थोड़ा सा उसमें जो है संशोधन कर लेते हैं, हा? और अच्छा परिणाम निकल सकता। तो सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का बड़ा ही महत्व होता है। यहाँ पर आज हमने पढ़ा कि अधिगम की प्रकृति और विशेषता। अगली कक्षा में हम अधिगम से ही संबंधित अधिगम को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक जो बहुत ही ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करते हैं, उन कारकों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज की कक्षा बस यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।